इंडिया और चाइना ऐसी दो कंट्रीज जो ऑलमोस्ट एक ही समय पर आजाद हुई थी और 1950 से लेकर 1990 तक इन दोनों कंट्रीज की जीडीपी ऑलमोस्ट सिमिलर थी। इनफैक्ट बहुत ही कम लोग होंगे जिनको ये बात पता होगी कि 1990 में इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी चाइना से ज्यादा थी। लेकिन इसके बाद चाइना की इकोनॉमी ने ग्रोथ की वो रफ्तार पकड़ी कि देखते ही देखते अगले 2 दशकों में ये कंट्री दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरी। और 2020 में IMF ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उसने ये बताया कि बांग्लादेश पर कैपिटा जीडीपी के मामले में भारत को पीछे छोड़ चुका है। अब इन सभी डेवलपमेंट्स के बीच में इंडियन गवर्नमेंट ने भारत की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बड़ा टारगेट सेट किया है, जिसके अकॉर्डिंग 2047 आते आते भारत की इकोनॉमी एक विकसित इकोनॉमी होगी जिसकी पोजीशन दुनिया में दूसरे नंबर पर या कम से कम तीसरे नंबर पर होगी। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस 30 ट्रिलियन इकोनॉमी के सफर में वो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करना जरूरी है, और इन चैलेंजेस को बिना एड्रेस किए ये ग्रोथ किसी भी काम की नहीं होगी। अब इंडियन इकोनॉमी के सामने चैलेंजेस तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वो मेनली 4 चैलेंजेस ऐसे हैं जिनको एड्रेस करना जरूरी है। जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज जो इंडियन इकोनॉमी के सामने होगा वो ये होगा कि हम अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेनिफिट कैसे उठाते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड ये वो सिचुएशन होती है जो एक कंट्री के नेचुरल डेमोग्राफिक शिफ्ट्स की वजह से आती है। जब एक देश में काम करने वालों की संख्या उसकी डिपेंडेंट पॉपुलेशन से ज्यादा होती है, ऐसी सिचुएशन में क्योंकि उस देश में काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, उसकी आउटपुट भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से उस देश की जीडीपी भी बढ़ती है। तो इसी इकोनॉमिक बेनिफिट को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। और ये 30 से 40 साल का एक समय होता है जिस दौरान उस कंट्री के पास में अपनी जीडीपी को बढ़ाने का मौका होता है। और इंडिया के सामने इसके आने वाले 15 साल ऐसे हैं जिसके दौरान इसको अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेनिफिट उठाना ही होगा, नहीं तो इसका हाल भी जापान जैसा होगा जो कि दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन इसके पास फ्यूचर ग्रोथ का कोई पोटेंशियल नहीं बचा है। और जिसका मेन कारण है इसकी एजिंग पॉपुलेशन। जापान में दुनिया के सबसे ज्यादा बूढ़े लोग रहते हैं और जापान का ये एजिंग क्राइसिस इतना बढ़ चुका है कि वहाँ पर बच्चों के डायपर से ज्यादा बूढ़े लोगों के डायपर बिकते हैं। और पिछले कुछ दशकों में जापान में एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिला है। वहाँ पर बहुत से बूढ़े लोग अपने घरों में अकेले ही मरे हुए पाए जाते हैं और कई केसेस में तो उन लोगों को मरे हुए हफ्ते और महीनों निकल जाते हैं। और इस साइलेंट एपिडेमिक को जापान में कोडोकुशी कहा जाता है। तो इसलिए अगर हम इंडिया के लिए ऐसा आउटकम नहीं चाहते तो हमें अपनी यूथ को सही डायरेक्शन में लगाना होगा, यानी कि गवर्नमेंट को उनकी एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्किल ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना होगा। और बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे कि PM कौशल विकास योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इन सबको मिशन मोड वे में इम्प्लीमेंट करना होगा। और दूसरा चैलेंज जिसको एड्रेस करने की जरूरत है वो है इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ हमें उसको क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने की कोशिश भी करनी होगी। और हमें बहुत से लोग जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए डिपेंड करते हैं उनको इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट करना होगा ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट कम हो सके और इन लोगों को इंडस्ट्री में स्टेबल और हाई इनकम लेवल जॉब मिल सके। तो इसका मतलब है कि अगर हमें अपने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करने हैं उसके लिए इंडस्ट्री में रिफॉर्म जरूरी है। अब इंडस्ट्री के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है बांग्लादेश, जिसने अपनी रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री की वजह से ना सिर्फ लाखों लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर के बाहर अच्छा रोजगार दिया, बल्कि आज के समय बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टर है। और जितने भी बड़े बड़े कपड़ों के वेस्टर्न ब्रांड्स हैं जैसे कि H&M और Zara, इन सब की फैक्ट्रीज बांग्लादेश में हैं। तो इसका मतलब है कि इंडिया में भी हमें ऐसी ही लो स्किल्ड, लेबर इंटेंसिव और एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड इंडस्ट्री पर फोकस करना होगा। अब इससे हमारे 3 फायदे होंगे। पहला, हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ को जॉब्स मिलेंगी। दूसरा, हम अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेनिफिट उठा सकेंगे। और तीसरा, सोसाइटी में शांति होगी और क्राइम भी कम होगा। क्योंकि ये एक फैक्ट है कि जब आदमी अच्छा कमा रहा होता है, उसके पास अच्छी जॉब होती है, वो क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। और इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब दुनिया भर में फीमेल LFPR यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 49% है, पर इंडिया के केस में ये सिर्फ 37% है, यानी कि ग्लोबल एवरेज से हम बहुत ही नीचे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने
फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने वुमेन को वर्क प्लेसेस पर होने वाली सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए एक कानून को पास किया जिसको पॉश एक्ट बोलते हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2017 में इंडियन मैटरनिटी एक्ट को अमेंड किया, जिसके जरिए सरकार ने ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 26 वीक की पेड लीव का प्रावधान किया। पर इनके बावजूद भी इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट नहीं बढ़ा। और अगर मैं इस टॉपिक पर फ्रैंकली बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में फीमेल LFPR बढ़ने वाला है। अगर बढ़ेगा भी तो ये सिर्फ टेम्पररी होगा, क्योंकि इसका कारण है डिफरेंट सोशल रोल्स फॉर मेन एंड वुमेन एंड द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ वुमेन व्हिच रन्स आउट वेरी फास्ट। और चौथा और आखिरी चैलेंज होगा गवर्नमेंट की फिस्कल स्पेंडिंग। गवर्नमेंट को अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं वो सही है, लेकिन इसके साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स पर ध्यान देना जरूरी है।